Welcome, my dear friends. This is the next chapter that we are going to start, that is solid state. Previously we finished solutions. उससे पहले हमने बात करी थी with regard to electrochemistry and some basic concepts. This is the next chapter, that is solids, or we can say solid state. So to begin with, let me tell you what a solid is. So solids are characterized by solids में तीन खासियत हुआ करती है. They are characterized by three things. Number one is they have incompressibility and rigidity. Incompressibility and rigidity. इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी का माने ये है कि अगर आप इनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगी. दे विल नॉट कंप्रेस. दिस मीन्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. मीन्स पार्टिकल्स आर closely packed and strongly attracted. जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से therefore possess only vibratory motion. इनमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है. इनमें खाली एक किस्म का मोशन होता है, दैट इज द वाइब्रेटरी मोशन. सो सॉलिड्स वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, विच आर हैविंग इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड दे हैव रिजिडिटी. इनकम्प्रेसिबिलिटी का माने ये है कि अगर आपके पास ये पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल इसकी क्लोज में है, तीसरा पार्टिकल भी इसकी क्लोज में है, अगर आप इनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे सो दे विल नॉट कंप्रेस. द रीजन इज द अदर पार्टिकल इज बिहाइंड इट, सो इट विल नॉट लेट इट टू कंप्रेस. अगर आप देखेंगे लिक्विड की तरफ, लिक्विड में स्पेसिंग होती है इन बिटवीन, देयर इज अ स्पेसिंग इन बिटवीन पार्टिकल्स. अगर आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, प्रेस करने की कोशिश करेंगे, सो इट हैज़ द टेंडेंसी दैट इट कैन रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो इट विल कंप्रेस. अगर आप गैस की बात करेंगे तो द स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज, सो इट्स हैविंग हाई कंप्रेसिबिलिटी, बिकॉज जितना भी आप इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये जो पार्टिकल है ये बिल्कुल यहाँ पहुंच जाएगा. सो इट विल हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. सो गैसेस आर हैविंग हाई कंप्रेसिबिलिटी than that of liquids, and liquids are solids are incompressible because the particles are closely packed. इसी इनकम्प्रेसिबिलिटी की वजह से इसमें रिजिडिटी भी आती है. द पार्टिकल्स, द सॉलिड बिकम्स रिजिड एंड क्लोजली पैक्ड है. क्लोजली पैक्ड का माने ये है पार्टिकल्स आर क्लोज एनफ टू ईच अदर. जब क्लोज है तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे. जब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे तब इनमें जो है सारे किस्म के मोशंस जो हैं, ट्रांसलेटरी मोशन या फिर रोटेटरी मोशन, वो नहीं होती है. देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ मोशन दैट्स कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशंस. दिस इज द फर्स्ट थिंग which characterizes a solid, that's it's having incompressibility and rigidity. The second point is they are having orderness, or we can say they are ordered. That's possess compactness. इनमें compactness होती है. compactness का माने ये है कि they are ordered. अब ऑर्डर दो किस्म का होता है, या तो पूरा ऑर्डर होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या फिर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे. दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. सो दे आर बेसिकली ऑर्डर्ड. अब ऑर्डर्ड लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, इट कैन बी हैविंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर आल्सो, सो वी कॉल इट
compactness or orderedness in a solid. Number third point is they are having mechanical strength. Solids are characterized by having mechanical strength, जिसकी वजह से इसमें क्या आता है, इसमें आता है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. एक खास शेप और एक खास वॉल्यूम इनमें आता है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ. सो तीन चीजें आप लोगों ने अब याद रखी. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग incompressibility. Solids are characterized by having incompressibility and rigidity. इसकी वजह से they are strongly attracted, they are closely packed, and there is only one motion, that's vibratory motion. The second point is that they are ordered, means they are having compactness. And the third point is that they are having mechanical strength. Mechanical strength means they, because of mechanical strength, they develop definite shape and definite volume. This is the definition of a solid. This is the definition of a solid. Now, there are two types of solids. There are two types of solids. So we're having now classification. Classification of solids. Solids are classified, number one, on the basis of, number A हम लिखेंगे on the basis of particle arrangement. On the basis of particle arrangement, we are having two types. सो पार्टिकल अरेंजमेंट की वजह से हम लोगों को दो टाइप्स है सॉलिड्स के. नंबर वन इज क्रिस्टलाइन एंड नंबर सेकंड इज अमॉर्फस. विल बी हैविंग देयर, यहां पे हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन और यहां पे हम लिखेंगे अमॉर्फस, और यहां पे हम जो लिखेंगे जो है प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम इनको क्या करेंगे, हम इनको जो है क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंस करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे ऑर्डर. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का माने ये है कि अगर आपका पार्टिकल इस एक सॉलिड में ऐसे है, वन पार्टिकल हियर, नेक्स्ट पार्टिकल हियर एट इक्वल डिस्टेंसेस. So throughout a solid, there is basically an ordered arrangement. So equal distance पे, यहाँ पे भी equal distance है, यहाँ से भी equal distance है, तो equal distances पे आपको particles मिलेंगे. We call it ordered arrangement. अगर आप इस वाले में देखेंगे amorphous में, it's having short range order. लॉन्ग रेंज ऑर्डर की वजह से इसमें एक डेफिनेट शेप आती है. सो दे आर हैविंग डेफिनेट शेप. रेगुलर शेप, डेफिनेट शेप आता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का माने ये है कि एक पार्टिकल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द अदर पार्टिकल्स. अगर इस और इस पार्टिकल का डिस्टेंस जो है ए है, तो इस और इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी ए होगा. दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल आर हैविंग ए डिस्टेंस ऑफ ए. अगर इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बी है, तो यहाँ से भी बी होगा, यहाँ से बी होगा. अगर आपका जेड एक्सिस भी यहाँ पे आएगा, तो दैट विल बी हैविंग सी लेंथ, तो सबका जो है वो सी होगा. सो दिस इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर. बहुत दूर तक चलेगा, पूरे सॉलिड में चलेगा ये ऑर्डर. तो जिसकी वजह से इसमें आता है एक डेफिनेट शेप आता है, और वी कैन से रेगुलर ज्योमेट्री आती है इसमें. अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. मतलब ये कि अगर आपका पार्टिकल यहाँ एक, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो चौथा यहाँ होगा. देन देयर इज अगेन द ऑर्डर, देन देयर इज ब्रेक ऑफ ऑर्डर अगेन. अगर यहाँ होगा तो यहाँ होगा, देन देयर विल बी हियर समवेयर. तो अगर आप देख सकते हैं कि इफ यू कैन सी, आप देख सकते हैं अप टू दिस पॉइंट
from this is A distance, this is again A distance, but this is not A, this is B, something else. If this is suppose a distance of x, तो distance is this is also x, तो यहाँ से distance जो है y है different है, तो इनमें order चलता है up to this only, इनमें ऑर्डर चलता है अप टू हियर ओनली, फिर ऑर्डर ब्रेक होता है, मतलब ये कि इट्स नॉट हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इट्स हैविंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर. इस शॉर्ट रेंज ऑर्डर की वजह से अमॉर्फस सॉलिड्स में जो है इर्रेगुलर ज्योमेट्री आती है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री. दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, they are having what's called to be irregular geometry, and they are having regular geometry because of long range order. I hope you understand. This is the first thing which differentiates between crystalline and amorphous solids. The first point is order, which means crystalline are having long range order, because of which they are having regular shapes, regular geometry. Whereas in case of amorphous, there is short range order, means there is irregular geometry. So number next is melting point. So in case of crystalline, there is sharp melting point. They melt at a particular temperature, that's called sharp melting point. In case of amorphous, there is a range, matlab no sharp melting point. They first soften, then melt completely. ये एक ही झटके में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये पहले थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, कुछ रहता है मेल्ट फॉर्म में, कुछ रहता है सॉलिड फॉर्म में, फिर आप जब टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करते हैं तब पूरा मेल्ट होता है. मतलब देयर इज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच इट मेल्ट्स, मीन्स नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन देयर इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट. द थर्ड डिफरेंस इज ऑन द बेस ऑफ कूलिंग कर्व. कूलिंग कर्व का मायने ये है कि इट्स अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम. कूलिंग कर्व मीन्स प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम. टाइम के साथ साथ आप कूलिंग करते हैं. तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन देयर इज द कूलिंग कर्व इज लाइक दिस. So this is temperature here and this is here time. Now in case of amorphous, so you have temperature over here and you have time, there's a smooth cooling curve. So why there are two breakpoints? Why there are two breakpoints A and B? This indicates there is crystallization. Let me tell you one thing. जब आपका सॉलिड आपके बीकर में था, आपका सोल्यूशन था, फॉर एग्जांपल पहले सोल्यूशन था, आपने इसको जो है कूल करने की कोशिश की. जब आप कूल करते हैं तो व्हाट हैपन्स, क्रिस्टल फॉर्मेशन बिगिंस. सो ए इज द टेम्परेचर. जब विद टाइम आप कूल करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीजेस. ए पॉइंट जब रीच करता है फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से जो है ये इसमें जो सबस्टेंस था वो सॉलिडिफाई हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन होती है. तो यहाँ पे क्रिस्टल्स बनना शुरू होती है विद कूलिंग. जब क्रिस्टल्स बनना शुरू होती हैं तो क्रिस्टलाइजेशन जो है इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्रिस्टलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो यहाँ पे हीट निकलेगी, लेकिन आप जो इसको कूल कर रहे हैं, क्योंकि आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब आप इस सब सिस्टम में हीट निकाल रहे हैं. अगर आपने 2 किलो जूल हीट निकाली, लेकिन ए पे स्टार्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो 2 किलो जूल आपको वापस बनता है जब ए आता है. व्हेन ए पॉइंट रीच, क्रिस्टलाइजेशन बिगिंस. जब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब ये कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट निकलेगी. आप हीट इसमें से निकाल रहे थे पहले बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर. अब यहाँ पे हीट बन रही है, तो वो कंपनसेट हो रहा है. कंपनसेट होने की वजह से जो है जो टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड रहता है अप टू बी पॉइंट. एंड दिस ए एंड बी, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर represents the crystallization process which begins in system. एंड जब क्रिस्टलाइजेशन पूरा हुआ होता है तब जो है बी पॉइंट रीच करता है. उसके बाद में टेम्परेचर आप कूल करते हैं तो फिर से वो कूल होता है. देयर इज नो कांस्टेंसी ऑफ टेम्परेचर एट ऑल देन. सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दिस आर द टू ब्रेक पॉइंट्स. तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है? आप तो कूलिंग करते हैं, फिर क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? द रीजन इज दैट ए टू बी से आपका जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहता है. तो हीट
सिस्टम अब दे रहा है, आप इसको इससे हीट निकालते थे बिकॉज ऑफ कूलिंग। कूलिंग क्या होता है? कूलिंग होता है ये कि आपको इसको ठंडा करना है, मतलब कि आपको इस सिस्टम से हीट निकालनी है। अगर आप इस सिस्टम से हीट 2 किलो जूल निकालते हैं तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। लेकिन जब ए पॉइंट रीच करता है तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से वहां पे हीट बनती है बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर। सो 2 किलो जूल वापस आता है तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट अप टू बी पॉइंट। देन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, सिंस यू आर रिमूविंग हीट, तो फिर से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ अमॉर्फस। देयर इज अ स्मूथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। There's a smooth decrease of temperature. This is how you differentiate between the two. Number third property जो है जिसकी वजह से हम इसको differentiate करेंगे, that's the clean cut. So cutting, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है उनमें क्लीन कट होता है। मतलब अगर आपके पास एक सॉलिड है, आपको कट करना चाहेंगे तो आपको ऐसे बिल्कुल शार्प पीसेस बनेंगे कट करके। अगर आप इनको अमॉर्फस को कट करेंगे तो आपको कॉनकॉइडल फ्रैक्चर होता है। मतलब नॉट अ क्लीन कट। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सॉलिड है, आप उसको कट करने जा रहे हैं तो ऐसे कट होता है। सो आपने ऐसे कट करने की कोशिश की जैसे यहां, लेकिन ये ऐसे आता है। सो देयर इज नॉट अ क्लीन कट इन केस ऑफ अमॉर्फस solids, but there's a clean cut in case of crystalline solids. Next point is anisotropy or isotropy. अब anisotropy और isotropy होता क्या है? anisotropy एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब iso means same, tropy means direction। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई सॉलिड है या कोई भी सब्सटेंस है, आप चाहते हैं कि आप उस सब्सटेंस पे कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने जा रहे हैं। सो यू आर हैविंग अ सब्सटेंस, सपोज यू आर हैविंग सब्सटेंस हियर बेंजोइक एसिड क्रिस्टल, या फिर आपके पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, या फिर आपके पास गिलास है। तो आप चाहते हैं कि आप इस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आप अगर इस डायरेक्शन से आप निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आप इस डायरेक्शन से निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अगर इन डिफरेंट डायरेक्शंस आपने एक फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर की, सपोज म्यू, अगर ये सेम निकली, चाहे आप यहां से इस डायरेक्शन से इसको मेजर करें या फिर इस डायरेक्शन से मेजर करें, अगर ये सेम निकली दिस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। अगर ये सेम नहीं निकली इट्स कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। सो व्हाट इज आइसोट्रॉपी, व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी? सो आइसोट्रॉपी ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेजर करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के रिलेटेड, अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में उस प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम आएगा, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपी, अदरवाइज एनिसोट्रॉपी। फॉर एग्जांपल अगर यही सब्सटेंस आप लेंगे, आप चाहते हैं कि आप इसमें कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, सिग्मा कंडक्टिविटी। आप कंडक्टिविटी मेजर करते हैं ऐसे, आप यहां से एक तार जोड़ते हैं, यहां से दूसरी तार जोड़ते हैं, तो कंडक्टिविटी यू विल मेजर इट। ठीक, सो कंडक्टिविटी आ गई सपोज सिग्मा 1। अब आप चाहते हैं कि आप यहां से इसको मेजर ना करें बल्कि इस डायरेक्शन से मेजर करें। तो आप तार यहां जोड़ेंगे, तो इस डायरेक्शन से जो है आप इसको कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। सपोज इस डायरेक्शन से आपका निकला सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, उसका मतलब ये हुआ कि हर एक डायरेक्शन में इसका कंडक्टिविटी जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसका वैल्यू सेम आया है, देन इट्स कॉल्ड आइसोट्रॉपी। अगर ये डिफरेंट आता है तब इसका नाम है एनाइसोट्रॉपी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, it is anisotropic. They show anisotropy, whereas amorphous show isotropy. So anisotropy is the property for crystalline solids. मतलब ये कि अगर crystalline solids आप कोई भी लेंगे, फिर आप प्रॉपर्टी मेजर करेंगे along different directions, so वो डिफरेंट निकलेगी। डिफरेंट क्यों निकलेगी? Because they show anisotropy, whereas in case of amorphous they show isotropy. नेक्स्ट, सो दिस वाज अबाउट नेक्स्ट पॉइंट हम और एक बोल सकते हैं यहाँ, वो ये कि जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम ट्रू सॉलिड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स, वायरएज इनका नाम है सीरो सॉलिड्स।
So amorphous solids are also called as pseudo solids, while as in case of crystalline they are called true solids because they remain in the solid state. Pseudo solid का मान ये है कि false solid, मतलब आपके पास सपोज एक सॉलिड है, अगर आप इसको होल्ड किसी चीज पे रखेंगे अंडर इट्स ओन वेट तो वो थोड़ा सा मूव भी करेगा, उसका जो है वो थोड़ा सा मूव करेगा विद पीरियड ऑफ टाइम. तो उसका मतलब ये हुआ कि that is not a perfect solid. So amorphous solids are called as pseudo solids and crystalline solids are also called as true solids. True solids examples in case of amorphous solids are usually polymeric materials. हमेशा याद रखना चाहिए अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे क्रिस्टलाइन में जो एग्जाम्पल आएंगे दैट इज एसिड्स या वी कैन से salts. Salts are usually crystalline. Diamond is crystalline. ठीक. Metals are crystalline usually. अगर आप यहाँ पे देखेंगे सपोज पॉलीमेरिक मटेरियल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली अमॉर्फस. For example, polyurethane, 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 या फिर आपके पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका नाम है PVC. या फिर आपके पास गिलास है, गिलास भी होता है अमॉर्फस. तो ये चीजें जो होती हैं दे आर बेसिकली अमॉर्फस. एंड क्रिस्टलाइन आर यूजुअली सॉल्ट्स. डायमंड या फिर आपके पास है मेटल्स, दे आर क्रिस्टलाइन. अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा नाउ, सो वी आर हैविंग ए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. नंबर ए है आपके पास स्टार्च. नंबर बी है आपके पास सेलोफेन. नंबर सी है आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट. नंबर डी है आपके पास बेंजोइक एसिड. नंबर डी है आपके पास सोडियम क्लोराइड. नंबर ई है आपके पास ऑक्सैलिक एसिड. नंबर एफ है आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट. जी है आपके पास जी है सपोज PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो नंबर एच है आपके पास गिलास, फाइबर गिलास. एंड नंबर आई है आपके पास सपोज PMMA का मतलब है पॉलीमिथाइल मैथ एक्राइलेट. पॉलीमिथाइल मैथ एक्राइलेट PMMA. जे आपके पास है सपोज डायमंड. तो आप सीधे लिख सकते हैं आंसर्स. द आंसर इज दिस इज ए अमॉर्फस. A polymeric material, they भी polymeric material है, amorphous है. Glass is amorphous solid. This is a salt, it's crystalline. This is also crystalline. This is amorphous PMMA. तो NaCl is crystalline. Oxalic acid is crystalline. Acids भी crystalline होते हैं. Diamond is also crystalline. PVC is a polymer that's amorphous. And potassium permanganate is basically a crystalline solid. It's a salt, it's a crystalline solid. तो ये जो है आपके पास समझ आएगा कि what are crystalline and what are amorphous solids. The examples are with you now. Hopefully in the next video we shall be talking about the next classification that shall be on the basis of interaction. Interaction के basis पे हम बताएंगे what is the next classification of a solid. So till then, take care of your good selves. Do share and subscribe my channel if you like my videos. Thank you very much.